सिद्धार्थनगर में डीएम कार्यालय के सामने गैस सिलेंडर फटा है। एक ठेले पर आग लगी जिसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट होता देखा गया। स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। इस दौरान हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं। वहीं हजारों रुपए के सामान के नुकसान की भी खबर मिल रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिद्धार्थनगर से, जहां देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। आसपास की चीजों से आप देख सकते हैं चिथड़े उड़ने की ये तस्वीरें। इतना जोरदार ये धमाका था। अंदाजा लगाइए आपके आसपास किस तरीके का माहौल हो गया होगा, जहां अचानक से ठेले पर पहले आग लगती है और जो सिलेंडर था वो कुछ इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। 2 लोग झुलस भी गए हैं इस पूरे आग और घटनाक्रम में। स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल ने मिलकर इस आग पर काबू पाया, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद इस आग के आगे बढ़ने की भी खबर मिली थी। बात आग की हो रही है तो चलिए आपको आग की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको कानपुर की मिलेगी। यहां एक मकान में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर शामली की है। एक बिजली घर में आग की तस्वीर देख रहे हैं आपको तीसरी तस्वीर जालौन की दिख रही है। हाई टेंशन तार टूटने से आग लगी। चौथी तस्वीर कन्नौज की। यहां 2 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें आग के हालात को बयां करती हैं। चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गर्मी के साथ किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें दिखाएंगे हम, जहां कहीं बिजली के तार निकलने से जो चिंगारी उठी उससे खड़ी फसल में आग लग जाती है, तो कहीं अज्ञात कारणों से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। लेकिन कुल मिलाकर मेहनत से सींचा और पकी पकाई फसल में आग की ये खबर सोचने पर मजबूर करती है। किसान अन्नदाता की ये मेहनत है। रबी इस मौसम में इस फसल को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन कहीं चिंगारी तो कहीं कोई कारण नहीं पता चला अब तक। कईयों बीघा ये फसल जलकर खाक हो गई। उधर महोबा में कबाड़ में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक देखते ही देखते धू धू करके जलने लगा। मामला शहर कोतवाली के भट्टीपुरा मोहल्ला का बताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये बस कोई नहीं जानता कि किस वजह से आग लगी। ये ट्रक देखते ही देखते कुछ इस तरह से जलने लगा। तो शहर कोतवाली के भाटीपुर मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है कि इस ट्रक में अचानक आग लग गई। और बरेली में एक युवक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में भीड़ में एक युवती को सरेआम बेरहमी से पीट रही है और वो युवती रहम की भीख मांग रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रठौरा का बताया जा रहा है। ये देखिए, लोगों के बीच ये तमाशा है। इस कदर पिटाई की जा रही है। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को टावर से नीचे उतारा। कानपुर में नशेबाज सिपाही ने जमकर हंगामा काटा। दुकानदार को पैसे कम देने पर यह हंगामा काटा। उसने थाने में पत्रकारों को गिराकर मारने की धमकी दी। थाने में नशेबाज सिपाही गाली गलौज भी कर रहा था। चौबेपुर में तैनात है ये नशेबाज सिपाही, अभय सिंह नाम है इसका। अधिकारियों को भी ये बख्श नहीं रहा है। इतना धुन सवार है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। उधर सुल्तानपुर में सवारी बिठाने को लेकर 2 ट्रांसपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते सड़क पर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग होती हुई भी देखी गई। मामला अखंड नगर के थाना क्षेत्र कुंदा भैरवपुरवा गांव का है। यहीं पर अभय बस सर्विस और रामा बस सर्विस दोनों सवारी बिठाने को लेकर आपस में भिड़ गए। इसी दौरान इन्हीं में से किसी व्यक्ति ने फायरिंग करके दहशत भी फैलाने की कोशिश की। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके की जांच पड़ताल कर रही है। और इस घटना का वीडियो अगर कहा जाए तो इस वक्त वायरल है। और मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने तमंचे से हवाई फायरिंग किया, जो कैमरे में कैद है। हवाई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में बताया ये वीडियो उसने 2 साल पहले बनाया था। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में 1.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गैंग से एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई।
सूचना मिल रही है कि इस मुठभेड़ में इनामी डकैत गौरी यादव गोली लगने से घायल हो गया है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के 7 प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संस्कृत, फिजिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इससे पहले भी कई शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमितों में यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी शामिल है। और गुरुवार से कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे चरण की शुरुआत होगी। चौथे चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। यूपी में करीब 4.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगनी है। वैक्सीनेशन के लिए यूपी में करीब 5500 सेंटर बनाए गए हैं। गुरुवार को 5 लाख से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन की संभावना जताई जा रही है। आगरा में आज अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई। अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों आगरा के अलग अलग लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं लेने और कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने की वजह बताते हुए फिल्म की शूटिंग पर आज रोक लगा दी गई। आगरा के एडीएम प्रोटोकॉल का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि एडीएम पुष्पराज सिंह ने यह बताया कि कैमरे पर वो कुछ भी नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, बावजूद इसके शूटिंग के रोकने की खबर है। आगरा का सर्किट हाउस वो जगह है जहां लगातार वीवीआईपीज ठहरते हैं। तमाम जो मुख्य लोग हैं, जो तमाम नेता लोग हैं, तमाम ऑफिसर्स हैं, यहाँ आकर उनके तमाम वो मीटिंग लेते हैं। सरकार के नुमाइंदे आते हैं, वहाँ यहाँ आकर तमाम लोगों के साथ मीटिंग लेते हैं। और ऐसे में सर्किट हाउस में जो 10वीं मूवी की जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, उन्होंने अपना सेटअप लगा रखा था बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के। और अब अनुमति न देने की वजह से ये लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन ने साफ कह दिया है शूटिंग जो हो रही है कि आप आगरा में वहीं शूटिंग कर सकेंगे जहां आप पहले से अनुमति ले पाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम की पत्नी रश्मि रावत भी कोरोना संक्रमित हैं। रश्मि रावत को डॉक्टर्स की निगरानी में आइसोलेशन में रखा गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स का ये कहना है। तो आपको बताएं, होम क्वारंटीन है सीएम तीरथ सिंह रावत, डॉक्टर्स की निगरानी में है, उनको सिम्टम नहीं है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। तो बिल्कुल उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते देखे जा रहे हैं, उससे इस बात से इनकार तो किया नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो क्या किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्य सचिव का बयान आया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि प्रदेश की स्थिति पहले से खराब हुई है, इसीलिए अब मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। दी गई है जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि आप उत्तराखंड में कहीं भी आए तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव जो 72 घंटे से अधिक पूर्व की ना हो, वो आपको लेके आना पड़ेगा। सर कैसे बॉर्डर्स पर कैसे है? 25 चेक पोस्ट हैं, तो वहाँ चेक किया जाएगा। पुलिस अफसरों को कैसे निर्देश आपने दिए? पुलिस अफसरों को भी यही निर्देश है। कोरोना की दूसरी लहर देश में आई है और महाराष्ट्र से शुरू हुई है और महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़े स्तर पे आ चुका है, जो सच में चिंता का विषय है। हमारा राज्य तो ऑलमोस्ट मुक्त हो गया था कोरोना से, किंतु दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून में भी और आसपास के एरियाज में भी। तो ये जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस आई है, इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो भी लोग जो ज़्यादा संक्रमित प्रदेशों से आ रहे हैं तो उनको कोरोना जांच हो और वो लोग जो है टेस्ट करा करके ही आए। गाजियाबाद में 5000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक छोड़ दी है कोरोना की। 30,000 चिन्हित कर्मचारियों में से केवल 13,720 ने पहली खुराक ली, जिसमें दूसरी खुराक के लिए 7,062 लाभार्थी ही केंद्र पर दूसरी खुराक लेने पहुंचे। कोरोना टीकाकरण में सबसे कम प्रतिशत अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही है। जिले में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था।
गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गगहा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की हत्या की खबर मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने शंभू मौर्य को गोली मारी है। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात हमलावरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की हत्या कर दी। बात करते हैं मुख्तार की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी के परिवार को उसकी जान का डर सताने लगा है। तभी मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अफशा ने मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। यह भी कहा है कि मुख्तार के पंजाब से यूपी लाने के दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अफशा ने यह भी कहा और आशंका भी जताई कि पंजाब से बांदा लाते वक्त फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मुख्तार की हत्या की जा सकती है। मुख्तार अंसारी को आज मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि मोहाली कोर्ट में पेशी और व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी आता है। तो बिल्कुल मुख्तार को अचानक जेल से कोर्ट में पेश किए जाने पर, ले जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जेल में पेशी के लिए ले जाने का नियम क्या कहता है। ये जानने के लिए हमने रिटायर्ड जेल एआईजी डॉक्टर शरद कुलश्रेष्ठ से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसी भी मुजरिम को जब चार्जशीट सर्व की जाती है तो उसको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना जरूरी होता है। मुख्तार अंसारी एक केस में मोहाली की जेल में बंद थे, जो अब उनके खिलाफ ट्रायल कमिट करने के लिए चार्जशीट दिया गया होगा, जिसकी चार्जशीट प्राप्त करने के लिए वो कोर्ट गए हैं। 90 दिन में चार्जशीट लगाया जाना आवश्यक है और 90 दिन में चार्जशीट न लगाए जाने की स्थिति में कोई भी मुजरिम जमानत का हकदार हो जाता है। लेकिन उनके द्वारा जमानत क्यों नहीं ली गई, इसका विषय में वही बेहतर बता सकते हैं या उनके वकील आदियों की सलाह होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की मुहिम तेज हो गई है। मुख्तार अंसारी को 2019 में बांदा जेल से पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई थी। तब से वो पंजाब में ही है। अब कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को फिर से बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की मुहिम तेज हो गई है। सरकार और शासन मिलकर रणनीति में लग गई है कि मुख्तार अंसारी को कब और किस तरह से यहां पर लाना है। ज़्यादा तक अटकलें मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में लाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा के इसी मंडल कारागार में 30 मार्च 17 को लाया गया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को 2019 में यहीं से पंजाब पुलिस आकर किसी मामले में वांछित चल रहा था, उसको अपने साथ लेकर पंजाब ले गई थी। तब से मुख्तार अंसारी पंजाब में ही है। अब देखना ये है कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के बाद कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर यही संभावना है कि मुख्तार अंसारी को फिर बांदा के इसी मंडल कारागार में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले वो इस कारागार के बैरक नंबर 15 में रहता था। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। तो कानूनी मामलों के जानकारों की माने तो मुख्तार को यूपी ट्रांसफर करने पर आए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। पंजाब सरकार को इसे मानना ही होगा। तो मोहाली कोर्ट ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इस बात से उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रभावित नहीं होता। आज चार्जशीट फाइल करने के बाद मोहाली कोर्ट ने समन इशू किया या उनको तलब किया फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस।
ये एक पहलू है। पर इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब पुलिस का रोल इसमें कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। न्यायिक तो नहीं कहा जा सकता उसको। इस तरीके से आप देखें कि 2019 की घटना और उस 2019 की घटना की चार्जशीट फाइल समय रहते नहीं की गई और उस पर मुख्तार अंसारी का बाहर न आने का प्रयास करना, ये इंगित करता है कि यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ दाल ही काली है। बाराबंकी से 10 साल की बच्ची का शव मिला और उसके बाद हड़कंप मच गया। पूरा मामला लोनी कटरा इलाके का बताया जा रहा है। शिवनाम स्थित जोगनी जंगल है जहां से बच्ची का शव बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है कि पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, बाद में उसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। उधर डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। हालांकि जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। 12 वर्षीय बच्चे का शव मिला है बरगद के पेड़ से लटकता हुआ। ये बच्चा कोठी थाने के मिर्जापुर गांव का रहने वाला है। इधर कुछ दिनों से ननिहाल में ही रह रहा था। कल शाम को 5 बजे गायब हो गया था। सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है। अब मौके पे फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और घटना के कारण के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके घायलों को बस से बाहर निकाला। वहीं सूचना के कई घंटे बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची।